नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, हालांकि उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो एक बेहतरीन एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कई तरह की बेहतरीन फिल्में कर चुके हैं, कई तरह की शॉर्ट फिल्म्स कर चुके हैं, कई तरह के प्लेस कर चुके हैं और अपनी छाप जो है उन्होंने दर्शकों के दिलों में ऐसी बनाई है कि आज भी जो है इनके काम को सराहा जाता है। अवार्ड्स की बात करें तो 20 के करीब जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो उनके खाते में आ चुके हैं। कई तरह के फिल्म फेस्टिवल में जो है वो वहां पर जा चुके हैं और डायरेक्ट भी कर चुके हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जूरी मेंबर का हिस्सा भी रहे हैं। मैं प्राउडली आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं मुश्ताक अली अहमद खान साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया डेली एक्सेलशियर का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत दी और एक मौका मिला आपके थ्रू सारी अपनी आवाम जो है JNK की, उससे मैं बात कर सकूँ। मुश्ताक सर, आपने अपने करियर की शुरुआत जो है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और उसके बाद जो है आप काम करते चलते गए और अभी भी जो है आपका ये सिलसिला जारी है। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी इस इंडस्ट्री में? वो बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने बचपन में, मैं शायद 9th में ही पढ़ता था अभी, तो मौका मिला, दूरदर्शन तब नया नया खुला था कश्मीर में, तो ये 74 की बात है। तो उनको बच्चे चाहिए थे वो छोटे मोटे स्किट्स करने के लिए, तो पता नहीं कोई ले गया मुझे। सॉन्ग ड्रामा रीजन में जाता था, उधर ये ऐसे बैठता था, उनके साथ महफिल जमाता था। तो वहाँ कोई आया, जी चलो तुम दूरदर्शन। मैं कहा चलो, मुझे कुछ मालूम नहीं था और मैं गाता था उन दोनों, ये बता दूँ आपको। बिल्कुल। एक्टिंग वगैरह मुझे पता नहीं था। बोलो वहाँ ड्रामा करना है, तो मैं कहा ड्रामा मुझे नहीं पता। नहीं तू कर लेगा। अब उनको ये होता कि थोड़ा बच्चा मॉरली बूस्ट, हाँ आर्टिस्ट साइड में है तो कुछ भी करेगा। मैं कहा मुझे ड्रामा नहीं पता। नहीं चलो, सच मुझे वर्चुअली उंगली पकड़ के मुझे दूरदर्शन ले गया। तो वहाँ मिला है प्रोड्यूसर से, हमारी जो पहली प्रोड्यूसर थी सरोजनी वातल उनका नाम था, शादी के बाद सरोजनी रैना के। जी। तो उनके साथ काम किया। तो बड़ी स्ट्रिक्ट लेडी थी वो, बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन उनके स्ट्रिक्टनेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने प्लेज में काम किया, डांटना भी उन्होंने, टोकना भी, लेकिन एनकरेज भी करना साथ साथ। तो वहाँ से मैं करते करते कंपेयरिंग भी की बच्चों के प्रोग्राम में। फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ, यू वाणी हुआ करती थी रेडियो में यूथ के लिए सर्विस, उसमें काम किया एज प्रेजेंटर। उसके बाद मैंने फिर बाज़ाब्ता ऑडिशन दिया ड्रामा का। बिल्कुल। ड्रामा ऑडिशन आपको पता होगा बड़ा स्ट्रिक्ट होता था, आज भी स्ट्रिक्ट है, रेडियो और TV दोनों में। वहाँ ड्रामा ऑडिशन पास किया, फिर बाज़ाब्ता मैं ड्रामे करता रहा। तो 8-10 साल 15 साल किया ड्रामा। उसके बाद मैं डायरेक्शन की तरफ आ गया। तो एक्टिंग और डायरेक्शन काफी अंतर है जी। तो क्या डिफिकल्टीज पार्ट रही और किसने आपको बूस्ट किया कि आपको यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए? एक ज़रूरी नाम लेना चाहूँगा, वो जनाब मरहूम अशरफ साहिल साहब का। तब मैं एंकरिंग कर रहा था दूरदर्शन में, थोड़े से हालात डिस्टर्बेंस थे तो एंकर नहीं मिलते थे, तो मैं दूरदर्शन से थोड़ा नज़दीक रहता था, इसलिए मौका मिल गया एंकरिंग करने का। तो एक दिन बुलाया, बोला क्या कर रहे हो? मैं सर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपके केंद्र से। तो बोला नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आउटसाइड प्रोडक्शन की, तो वो करो। तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैं सोचा क्या दिल्ली जाऊँगा, कहाँ स्ट्रगल करूँगा। तो फिर दोबारा बुलाया, 2 बार बुला के बोला क्या कर रहे हो? मैं कैसे, मेरी बुकिंग आ रही है एज अनाउंसर। बिल्कुल। बोला मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, सोच के बोल रहा हूँ, ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप ये प्रपोजल मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, जाओ दिल्ली जाओ, इसको अप्रूव करा के लाओ। तो ये बोला यू आर वेस्टिंग योर टाइम हेयर। तो ये बात मुझे अभी तक याद है। तो मैं एक्सपोजर इतना था नहीं, क्योंकि केंद्र में ही एक्टिंग सब कुछ की थी। तो उठा प्रपोजल को लेके, वहाँ भी बड़ी स्ट्रगल हुई कि आराम से नहीं मिला प्रोडक्शन, लेकिन मिल गया जी। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं ना, वो रेल शुरू चल पड़ती है, बिल्कुल सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद स्ट्रगल होती रही, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो था, एक्टिंग टू डायरेक्शन नहीं आया, मैं एक्टिंग टू प्रोड्यूसर आया पहले। ओके। और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, पहले चैनल से डिस्कस करना, अपना जो आपका कॉन्सेप्ट है उनको कन्विंस करना। बिल्कुल। मतलब ये चीज़ तो एक्टिंग में थी नहीं, एक्टिंग में था रोल लिया, कर लिया, खत्म बात। लेकिन फिर चैनल को जाके डिस्कस करना, अपना कॉन्सेप्ट, अपने सिनॉप्सिस लेके उनको समझाना, हम ऐसा करेंगे। वो कहते हैं ना पहले से उनको समझाना कि ये प्रोडक्ट बन के ऐसा बनेगा। बिल्कुल जी। तो वैसा किया, फिर ऐसा उसका तजुर्बा हो गया। अपने प्रोडक्शन को खुद डायरेक्ट किया। स्टार्ट में मैंने डॉक्यूमेंट्रीज की, और आपको खुशी होगी जान के मैंने जो डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत की वो जम्मू से ही की है। बिल्कुल। और सांबा प्रिंट से मैंने शुरुआत की। बहुत बढ़िया। और पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ JNK वो भी जम्मू से ही शुरू की जी। फिर एक और डॉक्यूमेंट्री थी इरिगेशन इन कंडी बेल्ट,
जी। जो आपका ये सांबा का ही वो सारा जो बेल्ट गंदी है, एरिया है, बिल्कुल। वहाँ पे तालाब पॉन्ड इरिगेशन वगैरह करते हैं। ये मैंने शुरुआती डॉक्यूमेंट्री से शुरू किया। तो मुश्ताक उसके सर, बाद जिस चलता सोसाइटी रहा। में हम रहते हैं, इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो है इस इंडस्ट्री को इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाती है, सही है। इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। और फैमिली की बात करें तो फैमिली की सपोर्ट भी जो है हमने देखा है कि कई बार बहुत कम मिलती है। तो आपके चैप्टर में क्या रहा? क्या आपको फैमिली सपोर्ट मिली या आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा? लोग सुन के हैरान होंगे, मुझे कोई सपोर्ट फैमिली से नहीं मिला। उल्टा वो डांटते थे, पढ़ाई करने को बोलते थे। मेरे को माँ बाप ने ज़बरदस्ती पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई, उसके बाद नौकरी भी करवाई, सरकारी नौकरी ज़बरदस्ती। ओके। क्या नहीं कर, चुपचाप तू दरदरी ना कर, ये काम कर। कि मैंने 4 साल मैंने जॉब भी किया है और उस जॉब की शुरुआत भी जम्मू से ही हुई है। तो 4 साल करने के बाद मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। जॉब अच्छे से किया, मैं काम चोर भी नहीं था, बड़े मन लगा के काम किया, लेकिन ज़्यादा मन मेरा आर्ट एंड कल्चर में, रेडियो टीवी थिएटर से जुड़ा था, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। मुश्ताक सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप युवाओं को क्या प्रमोट करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि यूथ जो है हमारा डायरेक्शनलेस है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी डायरेक्शन चाहिए। जी। थिएटर में तो चाहिए, आर्ट में तो चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी चाहिए। और जिस तरह से आपने बताया कि आपको फैमिली की सपोर्ट नहीं मिली, और ऐसे कई युवा हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है इस फील्ड में आने के लिए। यहाँ पर 2 चीज़ें ज़रूरी बनती हैं। फैमिली की कुछ बातें माननी चाहिए और कुछ नहीं मान के बगावत करनी चाहिए। ये माननी चाहिए कि आप पढ़ाई कंप्लीट करें, बिल्कुल। अधूरी पढ़ाई छोड़ के कहीं मत जाइएगा, कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं चाहे पीजी कुछ और सब्जेक्ट में था, मेरा आर्ट एंड कल्चर और ये जो है इंफॉर्मेशन या ब्रॉडकास्टिंग मैंने पढ़ा कहीं भी नहीं है, जी। ये मैंने एक्सपीरियंस। लेकिन जो भी पढ़ाई की थी वो कहीं ना कहीं आपके Relate काम थी, आती है बिल्कुल। और आगे आपको चलने में मदद करती ज़रूर है। इसलिए अगर माँ बाप कहते हैं पढ़ाई पूरी करो तो करो। और आजकल इतना वो क्या बोलते हैं ना, Competition भी है। अनसर्टन हो गया है फील्ड। बिल्कुल। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब, अपना बिजनेस, एक सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखिए, बिल्कुल। जब तक आप इसमें पूरा संपन्न नहीं हो जाते। बिल्कुल, यूथ जो है उन्हें डायरेक्शन की भी आवश्यकता है, और प्लान बी, जिस तरह से हम कहते हैं कि प्लान बी भी आपका तैयार होना चाहिए। और प्लान बी आपका तभी काम करेगा अगर आपके पास अल्टरनेट होगा। तो अल्टरनेट कैसे होगा? आपके पास अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होगी, ताकि अगर इस इंडस्ट्री में आप ग्रो नहीं कर पाते तो अपना पेट भरने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन, दूसरी इंडस्ट्री जरूर होनी चाहिए। हालांकि स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और जिस तरह से सर ने भी स्ट्रगल की है, लेकिन सर को सक्सेस भी मिली है। आज उन्हीं का एक्सपीरियंस जो है हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल की बात करें, फिल्म फेस्टिवल में आपने मेजर ऑर्गेनाइज भी किया, पार्टिसिपेट भी किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों के लिए जानकारी चाहूँगा। ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। नो डाउट मैंने थिएटर पे एक्टिंग की, डायरेक्शन की, टेलीविज़न और रेडियो के लिए एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, प्रोग्राम प्रेजेंट भी किया, सब कुछ किया। लेकिन काफ़ी देर से था, जब हम छोटी मोटी शॉर्ट फिल्में भी बनाते थे डिपार्टमेंट्स के लिए या दूरदर्शन के लिए, तो कहीं पे इसका फेस्टिवल हो, कहीं पे रिकग्नाइज मिले डिपार्टमेंट से बाहर। तो काफ़ी हम यार दोस्त सोचते रहते थे, सिर्फ सोचते रहे। ये 2017 की बात है, और अब यकीन माने कि मैं 1 महीने में डिसाइड किया। 1 जून को मैंने 2017 में डिसाइड किया कि फिल्म फेस्टिवल करना है, और 1 जुलाई को कर दिया। बिल्कुल। कोई पैसा हाथ में नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किसी तरह का, बस आ गया जुनून में तो कर लेते हैं। अब यकीन मानेंगे बड़े छोटे लेवल से शुरू किया, लेकिन जैसे वो किया और पता नहीं था आगे कर पाए। बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ बोलूँ कि कश्मीर जैसी जगह बड़ी अनसर्टेन रहती है हर मामले में। अब आज कोई प्रोग्राम तय करते हैं, कल को वो प्रोग्राम होता नहीं होता, कोई पता नहीं। तो मैंने किया, मैं क्या देखते हैं, वेबसाइट बनाना, फिल्में लाना, और उस 1 महीने में मैंने 4 चक्कर मारे होंगे, दिल्ली के भी, बॉम्बे के भी। फिल्में, क्योंकि अभी मेरे फेस्टिवल को कोई जानता नहीं था। कुछ फिल्म फेस्टिवल्स वालों से मिला दिल्ली में, कुछ बॉम्बे में, और बॉम्बे में मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला NFDC का, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, फिल्म्स डिवीजन का, और एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूशन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी। उनके डायरेक्टर श्री भूपेंद्र कैंथोला थे तब, अभी वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। उन्होंने ज़बरदस्त सपोर्ट दिया, उन्होंने फैकल्टी दी क्लासेस के लिए। हम फेस्टिवल्स के साथ साथ क्लास भी चलाते थे। बिल्कुल। मॉर्निंग में बच्चों के लिए जो बिल्कुल। फिल्म में इंटरेस्टेड हो। उन्होंने मेरे को और भी एक्सपर्ट्स दिए फेस्टिवल के लिए। तो जब मेरे को इतना सपोर्ट मिला, और अल्टीमेटली जब कश्मीर में चलाया, कश्मीर का यूथ मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ गया। अब यकीन मानिए, मेरा उससे पहले 30-35 साल का या 40 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया, बच्चे रास्ते चलते, सर थैंक यू। मैं कहा किस लिए? सर आपने फेस्टिवल किया ना। बिल्कुल। और पहली बार मैंने देखा कश्मीरी यूथ
को अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। और वो हमारे पास जो एक्सपर्ट आते थे, जैसे सईद मिर्ज़ा जी आए, गोविंद हलानी आए, रजत कपूर आए, अपना ये रजब अंजुम अली आए जी। मधुर भंडारकर, तब्बू आए, ये सब लोग जो आते थे ये बड़ी खुशी से बोलते थे हम बच्चों से बात करेंगे। बिल्कुल, वर्कशॉप जो है हाँ, जरूरी है। तो हमारा शेड्यूल क्या होता था, सुबह 9 से 11 तक 2 घंटे वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस, ये सब एक्सपर्ट्स आके बच्चों से बात करते थे। बिल्कुल। और खुल के डिस्कशन होता था और बच्चे भी इतना खुश। उनको मैंने कहा, मैं गोविंद नलानी जी मेरे साथ खड़े हैं, ये मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था और आपको मौका मिल रहा है इनके साथ डिस्कशन करने का। और वो इतना प्यार से बच्चों के साथ पेश आते थे, डिस्कस करते थे हर एक चीज़ पे। तो वो मेरे को बड़ा एनकरेजमेंट मिली। और साल में एक होता है, यकीन मानिए मैंने साल में 2 किए। बिल्कुल, ताकि इसका वो इम्पैक्ट बना रहे। बिल्कुल। मुश्ताक सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, कहीं पर हिडन है तो कहीं सामने आ चुका है, लेकिन रिकग्नाइजेशन की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, या फिर जिस तरह से हमारे नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, हमारी इंडस्ट्री जो है निसंदेह ग्रो कर रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे नेबरिंग स्टेट्स का रिस्पांस है, तो हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में वैसा रिस्पांस नहीं है। ना ही कलाकारों को जो है इतना मॉरली बूस्ट किया जाता है, ना ही हमारी इंडस्ट्री को जो है इतना हम कह सकते हैं कि वो आगे बढ़ रही है। क्या वजह आप मानते हैं? थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो कम है, और फिर पब्लिक भी हमारी ओवरऑल जो JNK की है थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, ये मानना पड़ेगा। क्यों, पंजाब ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, वहाँ पे खुल के सिंगर है, ड्रामा आर्टिस्ट खुल के काम करता है और उसको सोसाइटी में इज़्ज़त मिलती है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में इतनी इज़्ज़त नहीं मिलती है। पहले मैं बताऊँ, शुरुआती जो जम्मू साइड में कहते क्या मरासियों वाला काम करना तुमने, चाहे वो ड्रामा में जाए या सिंगिंग में। कश्मीर में भी वही हाल, क्या बांड बनेगा तू? जी। मतलब इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। अब ग्रेजुअली हम लड़के इज्जत ले रहे हैं। बिल्कुल। हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी। और गवर्नमेंट का भी ये है कि उन्होंने भी कुछ वैसी सॉलिड पॉलिसी नहीं बना रखी आर्टिस्टों के लिए। बिल्कुल। देखिए ना, जब तक प्राइवेट स्पॉन्सर या आपको फाइनेंसर्स नहीं मिलेंगे किसी प्रोग्राम को प्रोजेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल। मुश्ताक सर, जिस तरह से बजट की ही बात करें, तो जो दूरदर्शन को बजट मिलता था, काशीर चैनल को मिलता था, या फिर हम DD श्रीनगर की बात करें, उस पर भी जो है कटौती की गई है। उस पर भी रिवाइव करने के लिए जो है मांग तो उठ रही है, पर रिवाइव नहीं हो रहा है। रिवाइव की क्या बात करें, वो तो उन्होंने स्कीमें सारी बंद कर दी। जी। मतलब 10 साल तो बहुत अच्छा चला, ये 2009-2010 में बंद कर दिया उन्होंने। अब तो आज 14 साल हो गए। जी। उन्होंने कुछ सोचा नहीं। और बड़ी बात है, जम्मू में, श्रीनगर में लोगों ने पैसा निकाल के इक्विपमेंट लगाए, स्टूडियोज बनाए कि अब काम है, चलेगा। अब्रप्टली उन्होंने बंद कर दिया। और बहुत से प्रोड्यूसर्स या आर्टिस्टों की तो पेमेंट भी बंद है। बिल्कुल। जो काम कर चुके हैं वो पेमेंट अभी तक दूरदर्शन ने नहीं दी है। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो कैसे आर्टिस्ट हमारा ग्रो करेगा फिर? वही है ना, वो दूरदर्शन टोटल बंद कर दिया। रेडियो में भी कहते बजट नहीं है। अब रह गई थी एकेडमी, तो उधर भी कुछ खास आर्टिस्ट के लिए है नहीं। मतलब आर्टिस्ट अपनी एक बोलते हैं ना, बाइज्जत जिंदगी गुजार नहीं कर सकता है उनके साथ जुड़े हुए। सैटेलाइट चैनल की भी मांग उठ रही है जी। जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने को देखने को मिल रहा है। तो डुग्गर सैटेलाइट चैनल की जिस तरह से मांग उठ रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं बड़े मजबूत जुमले से उनका सपोर्ट करता हूँ, डुग्गर सैटेलाइट चैनल का। क्योंकि डुग्गर कल्चर जो है, यहाँ की लैंग्वेज जो है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट चैनल मिलनी चाहिए डुग्गर देश को। और कश्मीर की जो काशीर चैनल थी, पहले तो डोगरी प्रोग्राम भी वहीं से चलते थे, वो काशीर चैनल भी पिछले 14 साल से बैठी हुई है जी। उसको भी रिवाइव करें, वो जो पहले हालत में थी 2010 से पहले, वो भी करे। और यहाँ डुग्गर चैनल मिले। और चाहे डुग्गर, उससे क्या होता है ना, एक नाम से जुड़ता है ना, इंसान को जोश आता है कि मेरी चैनल है। बिल्कुल। और उसमें डुग्गर, और डुग्गर ही नहीं, यहाँ पे जो बाकी जुबानें बोली जाती हैं, गुजर, पहाड़ी, उनको भी अपना जो चैनल मिलना चाहिए। चैनल ना मिले, अभी इसी चैनल में अपना हिस्सा मिले, स्लॉट। कश्मीर में जैसे डुग्गर का स्लॉट था, पहाड़ी और पंजाबी और इवन शीना और पश्तो प्रोग्राम्स भी होते थे। बिल्कुल। अब सारा बंद हो गया। मैं चाहूँगा दोनों ये चैनल्स जो है, काशीर चैनल रिवाइव हो, दोबारा से उसकी स्कीम्स शुरू हों जो थी पहले, और डुग्गर चैनल को एस्टेब्लिश किया जाए जम्मू में। ये बहुत जेन्युइन डिमांड है और मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। मुश्ताक सर, जिस तरह से समय का अभाव है, लेकिन मैं आखिर में आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आपकी जर्नी रही है, इस जर्नी में आपकी क्या आपको बेस्ट अचीवमेंट नज़र आती है, और आपको क्या लगता है कि अभी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उसे करना है? क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? और ये भी जानना चाहता हूँ कि डिफ़िकल्ट पार्ट आपकी पूरी जर्नी में क्या रहा, और इन फ्यूचर किसी और अन्य व्यक्ति को वो फेस ना करना पड़े, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी बहुत बड़ा होगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके सुनाता हूँ। देखिए, मैंने एक्टिंग की थिएटर पे, टीवी पे, रेडियो पे, डायरेक्शन भी की, बड़े माशाल्लाह अच्छे से
इज्जत भी मिली, सब कुछ मिला। लेकिन जो मैंने ये फिल्म फेस्टिवल किया ना, ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जबकि मुझे सिर्फ 6-7 साल हुए ये काम करते हुए। तो क्योंकि एक नई चीज़ थी कश्मीर में, JNK में, फिर लोगों ने शुरू किया छोटा छोटा, खैर करें। लेकिन इससे मुझे जो इज्जत और मेरे इंटरनेट पे जो नाम आया जी, मेरे किसी एफर्ट के बगैर, मतलब कम से कम कोई 400-500 अखबारों में छप चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, अखबारों में आया है मेरा नाम मेरे फेस्टिवल का। मैं कहा यार तो मैंने सोचा ही नहीं था इतना। बिल्कुल। वो अभी तक का मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है। बिल्कुल। और उसके हम 5वें एपिसोड की एडिशन की जी। 4 एडिशन कर चुके हैं, 5वां एडिशन हम मार्च में इंशाल्लाह करने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में लगा हूँ। तो वो मेरा बहुत बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और मैं नौजवानों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा कि कहते हैं ना, एप्टीट्यूड एक वर्ड है जो कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो 5-6 स्टैंडर्ड में होता है बच्चा, तब उसका वो डेवलप हो जाता है दिमाग में वो क्या बन सकता है। बिल्कुल। 5-6 बनता है 12-13 साल की उम्र का बच्चा। तो माँ बाप के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करें, देखें वो किस में एक्सेल कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, और हर एक बच्चा सिंगर या ड्रामा आर्टिस्ट भी नहीं बन सकता। लेकिन उसमें देखिए क्या सलाहियत है, जिसको प्रतिभा कहते हैं, उसमें क्या प्रतिभाएं हैं, उन्हीं को लेके आगे चलिए। मैं श्योर हूं कि जो उसकी प्रतिभा उसके अंदर है उसको लेके चला जाएगा तो वो जरूर एक्सेल करेगा। लेकिन क्या होता है, डॉक्टर वाले को हम एक्टर बनाते हैं, एक्टर को बोलते हैं चल डॉक्टर पर नहीं बनना उसको, यार उसका मन ही नहीं होता। लिहाजा जो बच्चे में काबिलियत है, जो उसकी सलाहियत है, उसको वही बनने दीजिए, फिर उसमें उसको ट्रेन कीजिए जी, उसको उसकी तरबियत दीजिए, उसकी पढ़ाई दीजिए। मतलब आज मैं बताऊं, मैंने उर्दू नहीं पढ़ी 8वीं तक क्या उर्दू होती है, लेकिन आज मुझे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर की ज़रूरत पड़ती है, और मैं अलग से किताबें ला के पढ़ता हूँ। अगर मैंने उर्दू पढ़ी होती, हिंदी पढ़ी होती एज ए लैंग्वेज, एज ए लिटरेचर, या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होता, वो मेरे काम आता ना। बिल्कुल। तो वो मैं अब पढ़ता हूँ जाके। बिल्कुल। मैंने पढ़ा कुछ और, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, तो वो खैर डॉक्यूमेंट्रीज में काम आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन हमको लाइफ में क्या बनना है, ये 12-13 साल के बच्चे को वो नहीं डिसाइड करता, उसके माँ बाप, उसके टीचर्स डिसाइड करें और उसको उसी लाइन में डालें, उसकी पढ़ाई कराएं ताकि वो और ज़्यादा एक्सेल हो सके। अब आखिर में गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हालांकि गवर्नमेंट ने नई फिल्म पॉलिसी भी यहाँ पर लाई है और कई तरह के रास्ते खोलने की कोशिश भी की है, लेकिन नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्या अपील आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं? फिर ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। आर्टिस्ट के लिए सोचें कि क्या वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास की ज़िंदगी गुजार पा रहा है या नहीं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं लेविश लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में JNK का आर्टिस्ट जो है वो मिडिल क्लास लाइफ गुजारने के भी लायक नहीं है अभी फाइनेंशियली। तो इस तरह की कुछ स्कीम्स निकाली जाएं गवर्नमेंट में आर्टिस्टों के लिए, चाहे वो थिएटर का आर्टिस्ट हो, रेडियो का हो, टेलीविज़न का हो या फिल्म का हो। कुछ स्कीमें निकाली जाएं, कुछ सेंटर्स खोले जाएं जहां उसको सब्सिडी भी मिले, सपोर्ट भी मिले, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सके और अच्छा आर्टिस्ट भी बन सके, अपनी फैमिली भी चलाए और JNK को प्राउड करे अपने नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक सर, आपने हमें समय दिया। और अब जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि आर्टिस्ट वर्ग की तरफ भी जो है सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग जो है लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है और आज भी जद्दोजहद जो है इसकी बरकरार है। सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी सोसाइटी में जो है हर किसी की ग्रोथ हो, इसके लिए ध्यान केंद्रित करे, इसके लिए पॉलिसीज बनाए। और युवाओं से भी हम अपील करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उन्हें भी जो है कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप करना होगा। और सेकेंडली पार्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको अल्टरनेट भी अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि सर्वाइव करना जरूरी है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।